बहू का 5 लाख का लहंगा, 10 लाख की ज्वेलरी। निर्मला अपने दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रही थी। तभी उसकी बेटी मालती वहाँ पर आती है और अपनी माँ को इस तरह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखकर कहती है, अरे माँ बस भी करो, क्या टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ निहार रही हो? भाभी अभी नहीं आएंगी, वो सुबह आएंगी। अरे ऐसे कैसे ना देखूं, मेरा इकलौता बेटा है जो अपनी पसंद से बहू ला रहा है। आखिर मैं भी तो अपने बेटे की पसंद देखूं। तो ठीक है, फिर आप अपनी बहू का इंतजार करते रहो, मैं तो चली सोने के लिए, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। इस तरह मालती वहाँ से अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, तो वहीं निर्मला अपनी बहू का इंतजार करती रहती है। देखते ही देखते रात से सुबह हो जाती है और अब सुबह के 6 बज रहे थे। तभी विशाल नई दुल्हन को लेकर दरवाजे पर आता है। अपनी बेटी बहू को देखकर निर्मला खुश हो जाती है और खुशी से वो अपनी बेटी को आवाज लगाती है, मालती, अरे ओ मालती, देख तो तेरे भैया भाभी आ गए हैं। अब जल्दी से एक पूजा की थाली ले आ, तेरे भैया भाभी की आरती उतार कर उन्हें घर में जो लाना है। अपनी माँ की आवाज सुनकर अब मालती खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर किचन में आती है और किचन में से पूजा की थाली लेकर आती है। निर्मला अब अपनी बहू की पूजा करती है और थोड़ी देर बाद निर्मला की कुछ पड़ोसने उसके घर आ जाती है। सभी नई दुल्हन को बहुत ध्यान से देखती है। तभी निर्मला की एक पड़ोसन शीला निर्मला से कहती है, अरे वाह निर्मला, तेरी बहू का लहंगा तो बड़ा सुंदर लग रहा है, दिखने में काफी महंगा भी लगता है तेरे बेटे ने सही पार्टी को फंसाया है। हाँ बहन, मेरी बहू का ये लहंगा पूरे 5 लाख का है और ये मोटी पार्टी क्या होती है? अरे अब से ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि मेरी बहू है, मेरी यानी निर्मला की। चलो अच्छा ही है, आखिर तुझे भी अब तेरी बहू के सुख मिल ही जाएंगे। थोड़ी देर बाद अब सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मालती, अपनी भाभी को उनके कमरे में ले जा। बहू अपनी ननद के साथ जा और थोड़ी देर आराम करके तैयार हो जाना। कुछ घंटे में तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म शुरू करने वाली हूँ मैं। जी माँ जी। इस तरह मालती अपनी भाभी को उसके कमरे में ले जाती है और थोड़ी देर आराम करने के बाद सविता मुंह दिखाई के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है और निर्मला के घर में धीरे धीरे आज पड़ोस के लोग भरते जा रहे थे। तो सभी पड़ोसन देखती हैं कि नई बहू ने बड़ा सा सोने का हार और बड़े बड़े कान के साथ में बड़ी सी बिंदिया पहनी हुई थी। ये सब देखकर निर्मला की सहेली जो उसकी पड़ोसन भी थी, वो निर्मला से कहती है, अरे निर्मला, तेरी बहू ने तो महंगे महंगे लहंगे के साथ बड़ी महंगी ज्वेलरी पहनी है। लगता है तेरे बेटे ने बड़े अमीर घर की लड़की से शादी की है। वो तो है करुणा बहन, मेरी बहू का लहंगा 5 लाख का तो है ही, लेकिन उसकी ज्वेलरी पूरे 10 लाख की है। और भले ही मेरे बेटे ने लव मैरिज की है, लेकिन की है बड़े ही अमीर घर में। हाँ निर्मला, तू तो बड़ी भाग्यशाली निकली। इस तरह मुंह दिखाई की भी रस्म खत्म हो जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ निर्मला अपनी बहू सविता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। शादी को लगभग 1 हफ्ते बीत गए थे। ऐसे ही एक दिन सविता अपनी सास निर्मला के पास आती है और कहती है, माँ जी, घर में सारी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं, साथ ही घर में और भी चीजें खत्म हो रही हैं, जैसे दाल मसाले और भी बहुत कुछ। ठीक है बहू, मैं अभी बाजार जाकर सारा सामान ला देती हूँ। अब निर्मला बाजार जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे कुछ औरतें मिलती हैं। उनमें से एक औरत मुनिया कहती है, अरे निर्मला, मैंने सुना है कि तेरे बेटे ने बहुत अमीर घर में शादी की है और तेरी बहू बहुत सुंदर लहंगा और बहुत सारे गहने पहन कर आई थी। हाँ हाँ मुनिया, तूने सही सुना, मेरी बहू 5 लाख का लहंगा और 10 लाख की ज्वेलरी पहन कर आई है। अरे वाह, तेरे तो भाग खुल गए निर्मला। ऐसी बहू पाकर भले ही तेरे बेटे ने लव मैरिज की है, लेकिन ऐसी लड़की से की है कि कोई भी तेरी बहू को काट नहीं सकता। तेरी बहू सुंदर की सुंदर और अमीर भी है। निर्मला ऐसे ही हर जगह अपनी बहू की तारीफ करती। एक दिन निर्मला अपनी बहू के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी पड़ोसन शीला अपनी बहू बिंदिया के साथ निर्मला से मिलने आई। निर्मला, कैसी है तू? जब से तेरी बहू आई है तब से तू हमसे मिलने ही नहीं आती। सोचा मैं ही तेरा हाल चाल ले आऊं। मेरी बहू बिंदिया भी बड़ी जिद करी थी, उसे तेरी बहू देखनी है, क्योंकि जब सविता शादी करके आई थी तब बिंदिया अपने मायके गई थी। अब बहू की जिद देखकर सोचा कि तेरे घर से भी ले आऊं। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया शीला,
बिंदिया सविता को ध्यान से देख रही थी और कुछ देर बाद बात करने के बाद जब वो लोग बाहर जाते हैं तब बिंदिया शीला से कहती है, माँ जी, निर्मला आंटी तो कहती है कि उनकी बहू बहुत अमीर घर से, लेकिन उनकी बहू तो बहुत सस्ती सी साड़ी पहन कर रहती है और कहीं से भी वो अमीर न लगती। हाँ बिंदिया, मैं भी यही सोच रही थी, पता नहीं सच क्या है। अपनी सास की बात सुनकर बिंदिया अपने मन में कहती है, सच्चाई का पता तो लगा नहीं होगा, आखिरकार मैं भी तो देखूं कि निर्मला आंटी की बहू कितनी अमीर है। अब बिंदिया सविता पर नजर रखने लगती है। एक दिन सविता अपने मायके जाने के लिए घर से निकलती है और ऑटो में बैठती है तो बिंदिया भी एक और ऑटो लेकर सविता का पीछा करती है। लगभग आधे घंटे का रास्ता तय करने के बाद सविता एक गांव में पहुंचती है, जहां बिंदिया देखती है कि सविता एक झोपड़ी के अंदर जा रही है। बिंदिया अपने मन में सोचती है, अच्छा तो ये है सविता का मायका, लेकिन निर्मला आंटी तो कहती थी कि उनकी बहू बहुत अमीर है, शादी में 5 लाख का लहंगा और 10 लाख के गहने पहन कर आई है, फिर उनकी बहू इस झोपड़ी में। जो भी है, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर सच है क्या। थोड़ी देर बाद सविता वापस जाने के लिए निकल पड़ती है। उसके जाने के बाद बिंदिया सविता के घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ सिलाई कर रही है और आसपास बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन किए हुए कपड़े टंगे थे। बिंदिया को देखकर सविता की माँ कहती है, कौन हो तुम बेटा? जी मैं सविता की पड़ोसन, किसी काम से गाँव आई थी तो सोचा आपसे भी मिल लूं। सचमुच आंटी, आप बहुत अच्छे कपड़े सिलती हो। मानना पड़ेगा आंटी, इतने अच्छे कपड़े सिलकर आपने अपनी बेटी के सारे ख्वाबों को पूरा कर दिया। तभी तो आपने उन्हें पूरे 5 लाख का लहंगा और 10 लाख की ज्वेलरी दी है। अरे नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैंने सविता को 5 लाख का लहंगा नहीं दिया और न ही 10 लाख के गहने दिए। अरे मैंने मेरी बेटी के लिए वो लहंगा खुद सिला है, क्योंकि मेरी बेटी का सपना था कि उसकी शादी के लिए मैं अपने हाथों से उसके कपड़े सिलूं। अच्छा, लेकिन ज्वेलरी तो सविता की बहुत महंगी थी। इतने बड़े बड़े सोने के हार, कान के और कंगन सिलाई करके बेटी को देना आसान नहीं होता। अरे नहीं बेटा, वो ज्वेलरी तो उसकी बुआ की थी और वो सब सोने की नहीं थी बल्कि नकली है। हम गरीबों के पास इतना सोना कहाँ से आएगा, बल्कि वो नकली ज्वेलरी थी। अब बिंदिया सब कुछ समझ जाती है। वो वापस अपने घर आती है और अपनी सास को सारी बातें बता देती है। अब शीला ने ये बात पूरी सोसाइटी में फैला दी और एक दिन सभी औरतें खड़े होकर आपस में बातें कर रही थी। तभी निर्मला अपनी बहू को लेकर वहाँ से जा रही थी। तभी शीला बोली, अरे निर्मला, कहाँ जा रही हो तुम अपनी बहू को लेकर? कहीं शॉपिंग करने तो नहीं जा रही हो? ऐसे क्यों बोल रही हो बहन? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी बहू की सच्चाई हमें पता चल गई है। ऐसा कहकर करुणा निर्मला को पूरी बात बताती है। ये सुनकर निर्मला शर्मिंदा होती है। सविता को बहुत दुख होता है और वो सभी से कहती है, प्लीज आप सभी लोग इस तरह से मेरी सास का मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। ये उनकी नहीं, मेरी गलती थी। मुझे आप सबको ये बताना चाहिए था कि मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और मेरी माँ ने मेरा लहंगा सिलाया। गलती मेरी थी। जब मेरी सास आप लोगों से झूठ बोल रही थी तभी मुझे अपनी सास को समझाना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। देखिए, मेरी सास जैसी भी हो वो मेरी माँ जैसी है, इसलिए मैं अपनी माँ की बेइज्जती होते नहीं देख सकती। ये सुनकर करुणा कहती है, देखा निर्मला, बहू के संस्कार उसे अमीर बनाते हैं, ना कि उसके कपड़े या गहने। और तू तो बड़ी भाग्यशाली है कि तेरी बहू इतनी संस्कारी है। अब निर्मला को अपनी गलती का एहसास होता है और साथ ही अपनी बहू पर बहुत गर्व भी। लाजवंती ने अपनी नई बहू शीतल को बहुत ही सुंदर खालिस सोने के बड़े बड़े झुमके उपहार में दिए। हर किसी की नजर उन झुमकों पर ही थी। लाजवंती की जेठानी कलावती की बहू रचना भी उन्हीं झुमकों पर नजर टिकाए खड़ी थी। माँ जी, आपने तो मुझे ऐसे बड़े बड़े झुमके दिए ही नहीं थे। चाची देखो, शीतल को कितने सुंदर बड़े बड़े झुमके उपहार में दे रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपने भेदभाव किया है। रुक, मैं लाजवंती से पूछती हूँ कि ये झुमके कहाँ से आए। लाजवंती, ये नई बहू के लिए बड़े बड़े झुमके कहाँ से लाई हो? पहले तो कभी नहीं देखे। भाभी, आप शायद भूल रहे हो, मुकेश की दादी ने मुझे शादी के बाद ये बड़े बड़े झुमके दिए थे और आपने भी तो बताया था कि आपको अपनी मुंह दिखाई में वो 9 लखा हार मिला था। ये वही झुमके हैं। आज मैंने सोचा मुकेश की बहू को दे देती हूँ। देखो ना, सुंदर लग रहे हैं ना? शीतल बहू, इन झुमकों में तुम्हारी दादी सास का आशीर्वाद है। इन झुमकों को संभाल कर रखना, ठीक है बहू? जी माँ जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। उस दिन के बाद शीतल जब भी कहीं जाती तो उसकी सास उसे बड़े झुमके पहनने के लिए कहती। एक दिन शीतल और लाजवंती को किसी के घर पूजा में जाना था।
शीतल बहू, वो बड़े वाले झुमके पहनना मत भूलना। आज की पूजा में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। तुम ये बड़े झुमके पहन कर जाओगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबको बताऊंगी कि ये झुमके तुम्हारी सास की सास के हैं। हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं पहन लूंगी। आपने इतने प्यार से दिए तो मैं इसे पहनना भला कैसे भूल सकती हूँ। लाजवंती के जाने के बाद शीतल तैयार होने लगती है, पर शीतल को वो झुमके वहां नहीं मिलते जहां उसने रखे थे। अरे, मैंने तो झुमके इसी बॉक्स में रखे थे, पर इस बॉक्स में तो वो झुमके हैं ही नहीं। क्या हुआ शीतल? माँ आवाज लगा रही है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुकेश, मेरे बड़े झुमके नहीं मिल रहे। वही जो माँ जी ने मुझे मुंह दिखाई में दिए थे, मैंने इसी बॉक्स में रखे थे। अच्छा, रुको, मैं ढूंढने में मदद करता हूँ। शीतल और मुकेश हर जगह ढूंढते हैं, पर कहीं भी वो बड़े झुमके उन्हें नहीं मिलते। अब पूजा में तो जाना ही है। एक काम करो, तुम यही छोटी झुमकियां पहन लो, फिर बाद में ढूंढ लेना। मैंने तुम्हें बोला था कि झुमके संभाल कर रखना, पर तुमने शायद उन्हें संभालने में लापरवाही कर दी। मैंने कितने सालों से वो झुमके संभाल कर रखे हुए थे। मुकेश की दादी माँ की निशानी थी वो झुमके। शीतल के साथ साथ सबका मन बहुत खराब होता है। शीतल बहुत चिंता में थी कि आखिर उसके वो झुमके कहाँ गए, क्योंकि ऐसे तो उसके कमरे में कोई भी नहीं आया था। तभी शीतल की काम वाली मीना आ जाती है। मीना रचना के घर में भी काम करती थी। वो शीतल और लाजवंती की बातें सुन रही थी। बहू, तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने वो झुमके इस डिब्बे में ही रखे थे, कहीं और तो नहीं रख दिए थे? हाँ माँ जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी डिब्बे में झुमके रखे थे। भाभी, आप कौन से झुमकों की बात कर रही हो? वही ना जो माँ जी ने आपको मुंह दिखाई में दिए थे? हाँ वही। क्या तुमने कहीं देखे हैं? हाँ भाभी, वो झुमके तो वहाँ ऊपर वाली अलमारी में रखे हैं। उस दिन रचना भाभी उन्हें ऊपर अलमारी में रख रही थी। मैंने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने उन्हें बोला है कि संभाल कर ऊपर अलमारी में रखने को। मैंने नहीं बोला था, फिर रचना भाभी ने ऐसा क्यों किया होगा? मैं समझ गई बहू कि रचना बहू ने ऐसा क्यों किया है। चल, तेरी ताई जी के घर चलते हैं। लाजवंती और शीतल कलावती के घर जाती हैं और सारी बात बताती हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ रचना बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? सबको साफ साफ कहो। रचना जान चुकी थी कि उसकी गलती पकड़ी जा चुकी है, इसलिए वो बहाना बनाने लगी। अरे शीतल, मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। मैंने सोचा था कि मैं मजाक को थोड़ा आगे तक ले जाऊंगी। अब तुम इस घर में नई नई आई हो और मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना तो बनता है। मैंने बड़े वाले झुमके छुपा दिए थे ताकि तुम्हारे साथ थोड़ी शरारत कर सकूं, पर इस मीना ने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। भाभी, क्या ऐसा मजाक ठीक है? खुद ही सोचो, शीतल इस घर में नहीं है। वो बेचारी तो पिछले 2 दिन से कितनी परेशान है। मैंने उसे यहाँ तक कह दिया कि वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई। मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। रचना का इस तरह से मजाक करना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। रचना, आज के बाद ऐसा मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। शीतल तुम्हारी देवरानी है, उसके साथ अच्छे से रहना, क्योंकि मैं भी कलावती भाभी के साथ अच्छे से रहती आ रही हूँ। कलावती भाभी, मुझे इससे ज्यादा बताने की शायद जरूरत नहीं है कि हम दोनों देवरानी जेठानी में कितना प्यार है। चलो शीतल बहू, एक काम करो, आज रात को शादी में जाना है ना, तुम यही बड़े वाले झुमके पहनना, तुम पर बहुत सुंदर लगते हैं। झुमके मिल गए, मेरी बहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई, नहीं तो चेहरा कितना उतर सा गया था। माँ जी, सचमुच मैं बहुत परेशान हो गई थी। आप ठीक कह रहे हो, ये झुमके मिल गए तो मुझे बहुत तसल्ली हो गई। अब मैं इन झुमकों को और भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। उस दिन के बाद शीतल ने समझदारी से काम लिया। अब वो रचना से बहुत संभल कर रहती थी ताकि आगे रचना फिर से कोई चालाकी न कर सके।